वेलकम टू मालूमात सेंटर। और वेबिनार में सभी नीट पास आउट स्टूडेंट्स जिन्होंने नीट दी है, जिनके अच्छे मार्क्स आए उनको भी वेलकम कांग्रेट करता हूं। जिनके मार्क्स कम आए उन्हें भी नाराज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस साल बहुत सारे सीट्स बढ़ चुके हैं। हर एक का सपना होता है एमबीबीएस में एडमिशन लेना, और कुछ हालात की वजह से एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिल पाता है तो नर्वस हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक ही बता दूं कि एमबीबीएस के एडमिशन के लिए आपके पास दो ही चीजें चाहिए। एक होता है मेरिट और दूसरा होता है बहुत सारा पैसा। तो बहुत सारा पैसा तो अचानक नहीं आ सकता, लेकिन मेरिट के लिए 1 साल 2 साल आपके पास होते हैं। मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ कि जो इस साल नीट को अपीयर हो रहे हैं या जो अगले साल नीट देने वाले हैं, ऐसे भी बच्चे ज्वाइन हुए हैं। तो मैं सभी से कहूंगा कि मेरिट इज द ओनली सॉल्यूशन। लेकिन आज का हमारा टॉपिक 2 सेशन पे रहेगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या होती है मेडिकल काउंसलिंग। जी हाँ, मेडिकल काउंसलिंग 10 to 15 डेज में स्टार्ट हो जाएगी। सभी लोग बेचैन हैं कि सर कब स्टार्ट होगी, कब स्टार्ट होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा पेशेंस, हैव पेशेंस। काउंसलिंग के कुछ नियम्स होते हैं, कुछ बिल पे करने होते हैं एमसीसी द्वारा वगैरह, तो वो प्रोसीजर है, टेक्निकली उसमें हमें जाना नहीं है। तो वो जस्ट विद इन 10 डेज के अंदर तो काउंसलिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। अब काउंसलिंग आज के हम इसमें जानेंगे, तो उसके लिए मैं अपना पीपीटी शेयर करना चाहूंगा ताकि फिगर्स के साथ हम चीजों को जान सकें कि किस तरह से हम एमबीबीएस में एडमिशन ले सकते हैं, गवर्नमेंट सीट में किस तरह से ले सकते, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में किस तरह होगा, डीम्ड यूनिवर्सिटी में किस तरह होगा, प्राइवेट में किस तरह से होगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ मिस्टर इरफान जमादार जो मेडिकल एजुकेशन काउंसलर हैं पुणे से, वो भी ज्वाइन है। और मेरे बाद में वो सेशन लेंगे कि अब्रॉड एजुकेशन, अब्रॉड में एमबीबीएस करना चाहिए या नहीं, सेफ है या नहीं, और किन बच्चों ने जाना चाहिए। उसी के साथ में नीट रिपीट की क्या जरूरत होती है, सभी चीजों पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि मेडिकल काउंसलिंग आज के हम इस सब्जेक्ट, इस टॉपिक क्या क्या हम क्लियर करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ऑल इंडिया में 91,927 एमबीबीएस के सीट्स हैं, जो 612 कॉलेजेस में से। इसमें गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स जो है वो 48,012 है, 290 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। इसमें मैंने एम्स के भी 1282 सीट्स इंक्लूड किया हूं, जो 16 एम्स कॉलेज है। एएफएमसी के भी 150 सीट्स है, जिपमर के 250 है। तो ये ऑल ओवर इंडिया के हो गए। अभी इसमें महाराष्ट्र से बहुत सारे स्टूडेंट्स कनेक्टेड है, मैं भी महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूं, तो थोड़ा सा मैंने महाराष्ट्र में एमबीबीएस की सीट्स ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज्यादा है, इसलिए मैंने वो भी आंकड़े आपके सामने रखे हैं कि 9,895 सीट्स हैं ओवरऑल 62 कॉलेज में। इसमें गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स कितने हैं गवर्नमेंट कॉलेज के, तो 4,550 27 कॉलेज इंक्लूड हैं। उसी के साथ में एम्स के 125 है और एएफएमसी की भी 150 सीट्स हैं। अब ये सारे सीट्स में अब काउंसलिंग के जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है और वो किस वजह से होती है। तो जैसे देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं कि 3 टाइप के कॉलेजेस होते हैं। एक तो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, उनकी सीट्स इस काउंसलिंग के थ्रू होती है। सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस जो सभी स्टेट में नहीं है, कुछ स्टेट में है जैसे महाराष्ट्र में। उसी तरह प्राइवेट कॉलेजेस, डीम्ड यूनिवर्सिटीज जो होते हैं, उनकी सीट्स हैं। तो ये तीनों कॉलेज के सीट्स की काउंसलिंग किस तरह से होती है, यहाँ पर कट ऑफ क्या होगा, इनके पेमेंट के बारे में हम बात करेंगे। और उसी के साथ में रिजर्व कैटेगरीज सीट्स कितने होते हैं। फिर चॉइस फिलिंग के सबसे बड़ा मैटर होता है चॉइस फिलिंग का, कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं और उस वक्त सर कौन से कॉलेजेस डालने हैं। चॉइस फिलिंग में गड़बड़ी होने से बहुत सारे बच्चे, जो कॉलेज चाहिए वो नहीं मिल पा रहा, या फिर जो नहीं चाहिए था वो पहले डाला था इसलिए वो मिला था। तो चॉइस फिलिंग एक बहुत बड़ा मैटर करता है। कट ऑफ स्कोर के बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि कट ऑफ स्कोर हर साल वेरी करता है, एक ट्रेंड हर साल होता है। आप ये मत सोचिए कि पिछले साल का जो कट ऑफ स्कोर था उसी के हिसाब से इस साल कट ऑफ होगा। आपका ऑल इंडिया रैंकिंग जो है ये मैटर करता है कि ऑल इंडिया रैंकिंग लगभग सेम 1 या 2 नंबर आगे पीछे होगा, लेकिन कट ऑफ स्कोर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ऑल इंडिया रैंकिंग, एआईआर जिसे हम कहते हैं। अब लो नीड स्कोर जिनका है 250 है, 300 है, तो इसमें 2 ऑप्शंस होते हैं। जिनके पास पैसा है, जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो डीम यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन जिनका मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं,
उतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए क्या ऑप्शन है, ये हमारे एक्सपर्ट इरफान जमादार सर आपको बताएंगे। न्यू रूल्स, अपडेटेड न्यू रूल्स बहुत सारे होते हैं कि जैसे आपको बता दूं कि पिछले साल की जो काउंसलिंग हुई थी उसमें बहुत सारे कंफ्यूजन फैक्टर्स थे, बहुत से सीट ब्लॉकिंग का प्रॉब्लम्स हुआ था, पेरेंट्स कंफ्यूज थे, स्टूडेंट कंफ्यूज थे, क्योंकि एक ही साथ में पैरेलल सभी राउंड शुरू रहते हैं। ऑल इंडिया कोटा का राउंड हो, स्टेट राउंड हो, ये सभी राउंड, तो राउंड के बारे में हम आगे जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले विदाउट नीट कोई भी एडमिशन नहीं होता, ये सबसे पहले ध्यान ले कि विदाउट नीट कोई एडमिशन नहीं होता। और उसी के साथ में नीट का कट ऑफ जो होता है, एलिजिबिलिटी कट ऑफ, वो तो आप सब जानते हैं, आगे भी हम देखेंगे एलिजिबिलिटी कट ऑफ क्या है। लेकिन जो बच्चे देखिए यूक्रेन गए थे लास्ट ईयर, फिर इस साल रिटर्न आ गए, अभी उन बच्चों ने इस साल अगर नीट दी होगी तो ही वो इस काउंसलिंग में हिस्सा ले सकते हैं, अगर उन्होंने नीट नहीं दी होगी तो वो नहीं ले सकते, क्योंकि लास्ट ईयर का जो उनका नीट था वो एक साल में लैप्स हो गया, एक साल ही वैलिडिटी होती है। फिर एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, आयुष के जितने भी कोर्सेस है, इनका जो एडमिशन होता है वो प्योरली मेरिट बेस होता है, और आपका मेरिट और आपने क्या चॉइस फिलिंग की इस पर डिपेंड करता है। टोटली ट्रांसपेरेंट कंप्यूटराइज प्रोसीजर होती है, इसमें किसी तरह का कोई वसीलेबाजी नहीं होती। आप किसी एमएलए से, किसी एमपी से आप लेटर लाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम, इसमें कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि प्योरली एक ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर है। अब देखिए, काउंसलिंग दो टाइप की होती है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देखिए, सेंट्रल काउंसलिंग फर्स्ट, और उसके बाद में स्टेट काउंसलिंग। रिजर्वेशन के बारे में तो आप जैसे सब लोग जानते हैं कि ओपन ओबीसी कैटेगरी के लिए 27% है, एससी के लिए 15%, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 10% है, एसटी 7.5%, और उसी की तरह पीडब्ल्यूडी मैंने फिजिकली हैंडीकैप जो होते हैं, फिजिकल डिसेबिलिटी स्टूडेंट जो होते हैं, उनको 5% हॉरिजॉन्टल, मतलब जितने भी जो भी कोटा है रिजर्व का उसमें। अब ऑर्फन में, मतलब जिनके कोविड से मदर फादर दोनों भी एक्सपायर्ड हुए, ऐसे बच्चों के लिए लास्ट ईयर 1% का रिजर्वेशन ये नए रूल के हिसाब से अलॉट किया गया है। अब देखिए, आपके सामने हम स्टार्ट करते हैं, सेंट्रल काउंसलिंग क्या होती है। सेंट्रल काउंसलिंग ऑल ओवर इंडिया के लिए होती है, जो मेडिकल काउंसलिंग कमेटी एमसीसी द्वारा ली जाती है। आप उसकी mcc.nic.in ये वेबसाइट है, जिस पर आप इस पूरी काउंसलिंग की जो पूरी प्रोसीजर है पूरी तरह से ऑनलाइन होती है। इसमें कौन कौन से सीट के लिए काउंसलिंग होती है, तो 15% ऑल इंडिया का गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। ऑल इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है, मैं प्राइवेट की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, क्योंकि एमसीसी द्वारा प्राइवेट कॉलेजेस की काउंसलिंग होती है, लेकिन वो स्टेट में होती है, इस ऑल इंडिया कोटा में नहीं होती। इसी के साथ में 100% सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो है, जैसे एम्स है जिसकी 100% सीट, बीएचयू की 100% सीट, जिपमर की 50%, एएमयू की 50%, एएसआईसी के 15%, और जामिया इस्लामिया एक बीडीएस कॉलेज है तो उसके भी सीट्स इसमें इन्वॉल्व है। और हाँ, डीम्ड यूनिवर्सिटी जितने भी है, डीम्ड कॉलेजेस, उसकी 100% काउंसलिंग भी एमसीसी द्वारा की जाती है। अब देखिए, डीम्ड यूनिवर्सिटी की जो काउंसलिंग होती है तो उसमें भी एक ऑप्शन होता है कि 85% मैनेजमेंट कोटा होता है और 15% एनआरआई कोटा होता है इसमें। लेकिन डीम्ड यूनिवर्सिटी में आप रिजर्वेशन जो आपकी कैटेगरी है उसके थ्रू आपको एडमिशन तो मिल सकता है, लेकिन रिजर्व कैटेगरी के लिए जो फी एम्बर्समेंट का जो बेनिफिट्स होते हैं वो डीम्ड यूनिवर्सिटी में नहीं होते। उसी के साथ में मुस्लिम माइनॉरिटी अगर होंगे, कॉलेज होगा तो वहाँ 50% मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए, उसी तरह जैन माइनॉरिटी के कॉलेज होगा तो जैन माइनॉरिटी के लिए 50% सीट्स रिजर्व होते हैं। और ये टोटल काउंसलिंग जो है, और दिल्ली राज्य में कुछ कॉलेजेस की स्टेट काउंसलिंग भी इनके एमसीसी द्वारा ली जाती है। तो ये काउंसलिंग होती है सेंट्रल की, सेंट्रल काउंसलिंग जिसे हम कहते हैं। और सेकंड काउंसलिंग होती है स्टेट काउंसलिंग। तो स्टेट काउंसलिंग में आप देखेंगे कि ऑल ओवर इंडिया की जो मेडिकल काउंसलिंग कमेटी है वही उसी द्वारा ली जाती है। तो इसमें जो 15% ऑल इंडिया कोटा था, उसके बाद में जो 85% स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज का जो कोटा होता है, 100% सेमी गवर्नमेंट कॉलेज और 100% प्राइवेट कॉलेज के जो सीट्स होते हैं, ये स्टेट काउंसलिंग में आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एक सेंट्रल काउंसलिंग होती है, एक स्टेट काउंसलिंग। और एक ही जुमला आप याद रखिए, एक ही सेंटेंस में आपको कहूंगा कि ये दोनों काउंसलिंग ही एकमात्र विकल्प है आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एमबीबीएस में एडमिशन लेने का।
इसके अलावा किसी भी रास्ते से कितने भी पैसे खर्च कर कर किसी के भी वसीले से आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते। सिर्फ ये दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो ऑल इंडिया कोटा, अदर स्टेट कोटा। अब ये आपका स्टेट कोटा जो होता है, आपका डोमिसाइल कौन से स्टेट का है उस पर डिपेंड करता है। अभी अगर आप कर्नाटक स्टेट के हैं तो आपके लिए स्टेट कोटा कर्नाटक का रहेगा, अगर यूपी स्टेट के तो यूपी का रहेगा, महाराष्ट्र के तो महाराष्ट्र का होगा। हाँ, लेकिन इसी के साथ में देखिए जितने भी राउंड्स होते हैं वो राउंड तो आपने अटेंड करने हैं। फिर वो स्टार्टअप से स्टार्ट का जो राउंड होता है वहां से लेके मॉपअप राउंड, फिर मॉपअप स्टे, मॉपअप राउंड, वहां तक आपने इसमें ट्राई करते रहना है कि आपको सीट जब तक नहीं मिलती आप तब तक आपने ट्राई करते रहना है। अब देखिए इसके साथ में मल्टी स्टेट में ओपन होते हैं आपके लिए, लेकिन यहाँ भी ध्यान रखिए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का, पेरेंट्स का कंफ्यूजन है कि अगर मैं इस स्टेट में, अगर स्टेट कोटा में स्टेट काउंसिलिंग में हिस्सा ले रहा हूं तो उसी के साथ में मैं दूसरे स्टेट में भी गवर्नमेंट सीट के लिए हिस्सा ले सकता। नो, आप दूसरे स्टेट को भी ओपन सीट्स के लिए काउंसिलिंग में वहां के स्टेट का जो भी पोर्टल है उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। पैरेलली दोनों भी काउंसलिंग स्टार्ट रहते हैं, लेकिन उस काउंसलिंग के वक्त में आपको वहां के प्राइवेट कॉलेज की सीट अलॉट होती है, ना कि गवर्नमेंट कॉलेज की। मल्टी स्टेट काउंसलिंग एक ही साथ में चलती है। इस बारे में काउंसलिंग की प्रोसीजर जो है उसके बारे में हम पहले जान लेंगे। देखिए सबसे पहले तो आपका नीट हो गया, नीट का रिजल्ट आ गया, फिर उसका कट ऑफ आ गया। अब वो कट ऑफ के हिसाब से आप अभी नीट फेज 2 रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन वेबसाइट पोर्टल पर आप करेंगे। उसकी रजिस्ट्रेशन फी नाम मात्र होती है कि गवर्नमेंट कॉलेज को अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हो तो 500 से लेकर 1000 रुपए होते हैं ओपन कैटेगरी के लिए, रिजर्व कैटेगरी के लिए 500, लेकिन सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है 10,000 का और रिजर्व कैटेगरी के लिए 5,000। अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी या प्राइवेट के लिए करना चाहते हैं तो वहां का आपका रजिस्ट्रेशन फी जो होती है वो 5,000 रुपीज, ये नॉन रिफंडेबल होती है, ये पहले ही बता दूं। लेकिन डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट 2 लाख रुपए तक का करना होता है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो ऑनलाइन सभी का होता है। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अभी मैं यही कहूंगा कि मालूमात सेंटर, ये जो यूट्यूब चैनल है, इस पर आप हर तरह की वीडियोस देख सकते हैं। इसके पहले हमने एक वीडियो जारी किया था कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। तो इसमें इतना ही कहूंगा कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाह रहे हैं तो रिजर्व कैटेगरी के लिए नॉन जो आपका कास्ट वैलिडिटी होता है वो बहुत ही जरूरी है। तो ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में ऑनलाइन चॉइस फिलिंग, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग में हम आपकी मदद करेंगे। लास्ट में, सेशन के लास्ट में हम आपको नंबर भी शेयर करेंगे, उस पर आप व्हाट्सएप के जरिए चॉइस फिलिंग के वक्त ऑल इंडिया के लिए, स्टेट के लिए आपके कौन से कॉलेजेस होते हैं वो आप डाल सकते हैं। चॉइस फिलिंग में सबसे जरूरी है कि ऐसा समझ लीजिए कि आपको 720 मार्क्स मिले हैं और उस हिसाब से आपने चॉइस फिलिंग करना है। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि चलो जो कॉलेजेस मुझे नहीं मिल रहे वो मैं नीचे डालूंगा और जो मिल सकते ऊपर करूंगा, तो आप अपना जो लक फैक्टर एक मामला होता है उसमें से आप एग्जिट हो रहे थे, ऐसा न कीजिए। ऐसे मान लीजिए कि आपको 720 मार्क्स हैं और उस हिसाब से आप जितने अच्छे से अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज पहले, फिर सेमी गवर्नमेंट, फिर प्राइवेट। लेकिन अगर आपको पिछले साल का कट ऑफ या एआर, पिछले साल का जो एआर है उसके हिसाब से अगर आप जान सकते हैं कि मुझे यहाँ इस कॉलेज में मिलेगा या मैं इस कॉलेज में XYZ कॉलेज में लेना चाहता हूँ, तो गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के बाद में उसको पहले नंबर पर रखिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। बेस्ट कॉलेज अबव ऑलवेज, उसके बाद में सीक्वेंस आप लगाएंगे। और जिस कॉलेज में आपको जाना ही नहीं है या फिर जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना नहीं है तो उस कॉलेज का आप नाम बिल्कुल मत डालिए। अब हर साल ट्रेंड, जैसे मैंने पहले कहा कि कट ऑफ का ट्रेंड जो होता है हर साल चेंज होता रहता है, ट्रेंड नए नए आते रहते हैं और इसके बाद में सीट राउंड होते हैं। राउंड में फिर आपके चॉइस फिलिंग के हिसाब से, मेरिट के हिसाब से आपको सीट अलॉट की जाती है। इसमें मैं चॉइस फिलिंग में आपको इतना ही कहूंगा कि कॉलेज चॉइस करते वक्त, चॉइस फिलिंग के वक्त ये देखिए कि कॉलेज रेप्यूटेड कितना है, कितने साल पुराना है। आपको वहाँ 5 साल गुजारने हैं तो 5 साल का वहाँ का क्लाइमेट से लेके सभी कंडीशन देखिए। फिर स्पेशली अगर फीमेल कैंडिडेट हो तो मैं कहूंगा कि आप आपके पेरेंट के साथ जाके वहाँ का प्रीमाइसेस देखिए। और सबसे जरूरी चीज ये देखिए कि उस कॉलेज से हॉस्पिटल अटैच जो है वो कितना बड़ा है, वहाँ कितने बेड का हॉस्पिटल है, क्योंकि वो बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए बहुत मैटर करता है। अब MCC का मतलब सेंट्रल काउंसिलिंग का राउंड फर्स्ट पहले होगा, फिर उसके बाद में स्टेट का राउंड फर्स्ट होगा। MCC का राउंड सेकंड जब खत्म होगा उसके बाद में
स्टेट का सेकंड राउंड स्टार्ट होगा। उसी तरह सेंट्रल का एमसीसी का मॉप अप राउंड पहले होगा, बाद में स्टेट का मॉप अप राउंड होगा। एमसीसी का स्ट्रे मॉप अप राउंड जो सबसे लास्ट होता है वो पहले होगा, और स्टेट का स्ट्रे मॉप अप राउंड ये उसके बाद में होगा। ये लास्ट ऑप्शन होता है सीट हासिल करने का। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस जो लास्ट ईयर थे, जिसमें ये कहा गया था कि सेंट्रल काउंसिलिंग में अगर आप राउंड 2 में अगर आपको कोई सीट अलॉट होती है तो उसके बाद में आप आगे के सभी राउंड से एग्जिट हो जाते हैं, आप आगे के राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। लेकिन सबसे में जरूरी चीज कि यही रूल अब 2022 में स्टेट काउंसिलिंग को भी लागू हो चुका है। मतलब जिस तरह से सेंट्रल काउंसिलिंग हो या फिर स्टेट काउंसिलिंग हो, दोनों काउंसिलिंग में अगर आपने सेकंड राउंड में आपको जो सीट अलॉट हुई है, आपने अगर वो फ्रीज कर ली तो उसके बाद आप आगे के राउंड को नहीं जा सकते। ये इस वजह से क्योंकि लास्ट ईयर बहुत सारे लोग सेकंड राउंड में सीट लेने के बाद भी बेटरमेंट ऑप्शन के तौर पर थर्ड राउंड में जाते थे, तो इस साल बेटरमेंट ऑप्शन सेकंड राउंड के बाद में नहीं होगा। अगर आप जाना चाहते हैं तो आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो आपका लॉस हो जाएगा, और उसके बाद में फिर आप नए रजिस्ट्रेशन मॉपअप राउंड में कर सकते हैं, लेकिन आपका जो पिछली सीट अलॉट हुई थी वो आपके लिए सिक्योर नहीं रहेगी। तो ये मैं यही ये अच्छी चीज है, क्योंकि सीट ब्लॉकिंग का जो प्रॉब्लम था वो इसकी वजह से सॉर्ट आउट हो चुका है। अब देखिए, ये जो जिस तरह से मॉपअप राउंड होंगे, एमसीसी के हो या फिर स्टेट के हो, ये के बाद दिगरे होते, और इसी के साथ में इंटर स्टेट मतलब मल्टी स्टेट का जो ओपन राउंड होता है वो भी इसी के साथ में स्टार्ट रहता है। तो यहाँ बहुत सावधानी बरतनी है आपने, क्योंकि देखिए अगर बहुत जगह अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट का भी खतरा होता है पूरी तरह से ये होने का। लेकिन स्टेट स्ट्रीम जो मॉपअप राउंड स्ट्रे मॉपअप राउंड जो होता है, ये एमसीसी का भी होता है, स्टेट का भी होता है। लेकिन डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो स्ट्रे मॉपअप राउंड होता है वो इंस्टीट्यूट लेवल पर होता है, ना कि वो एमसीसी या स्टेट द्वारा होगा। ये बात ध्यान में रखें, वरना बहुत सारे बच्चे समझेंगे कि मुझे मेरिट के हिसाब से डीम यूनिवर्सिटी मिल जाएगी स्ट्रे मॉपअप राउंड में, तो डीम यूनिवर्सिटी का स्ट्रे मॉपअप राउंड उनके अधिकार क्षेत्र में होता है। एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है, देखिए क्वालिफाइंग जैसे कि हम सभी जानते हैं, ये साल का क्वालिफाइंग जो है लास्ट ईयर 138 था, तो ये साल ओपन कैटेगरी के लिए 117, मतलब आपने नीट में 117 मार्क्स लिए हैं तो आप एलिजिबल हैं। और रिजर्व कैटेगरी के लिए लास्ट ईयर का 108 था, तो इस साल 93। तो इससे बहुत सारे स्टूडेंट खुश हो रहे हैं कि इस वजह से कट ऑफ कम है, इसका मतलब मेरिट भी कम होगा। नहीं, क्योंकि मेरिट में आप अगर देखेंगे तो 600 अबव मार्क्स के स्टूडेंट्स 5000 से इंक्रीज हो चुके हैं। और इसीलिए मैंने पहले भी कहा कि ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जितने भी हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं एक प्रेडिक्शन करते हैं कि बाबा यहाँ तक इसमें सीट्स ओपन सीट के, जैसे यहाँ देखिए आप गवर्नमेंट सीट के लिए जो ओपन का कट ऑफ होगा 550 के आसपास होगा, प्राइवेट कॉलेज के लिए 500 होगा, ईडब्ल्यूएस के लिए 550, तो ओबीसी के लिए 550, और गवर्नमेंट का प्राइवेट का 500, एससी कैटेगरी के लिए 458, तो गवर्नमेंट प्राइवेट का 450, एसटी के लिए गवर्नमेंट 330, तो 309 प्राइवेट के लिए, NT1 NT2 NT3 का ये कट ऑफ आप देख सकते हैं, सब सामने दिखा हुआ है। लेकिन याद रखें कि ये जो जो भी कट ऑफ है, ये कट ऑफ एक अंदाजा, जिस तरह से हम इलेक्शन में जिस इलेक्शन के रिजल्ट के वक्त जैसे फोरकास्ट किया जाता है, उसी तरह एक जितने भी लास्ट ईयर का एवरेज है उससे किया जाता है। लेकिन मैं यही कहूंगा आपको कि आपका जो AR है, ऑल इंडिया रैंकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कट ऑफ के मार्क्स आगे पीछे होंगे लेकिन ऑल इंडिया रैंकिंग में ज्यादा आगे पीछे नहीं होता, 1 या 2 नंबर ऊपर नीचे होंगे। तो देखिए एमबीबीएस में अगर आपको मार्क्स कम मिले, जैसे कि अगर एमबीबीएस है, आपने नीट में आपका स्कोर 500 अबव है, तो गवर्नमेंट सीट के लिए अगर 550 है तो चलो समझो आपको मिल जाए। लेकिन अगर आपका स्कोर 300 है तो आपको ऑब्वियसली डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए ही अप्लाई करना पड़ेगा। अब बीएमएस जो कोर्स होता है, देखिए आज तक का एक ट्रेंड था कि एमबीबीएस के बाद स्टूडेंट्स बीडीएस को प्रेफर कर रहे थे, लेकिन लास्ट ईयर सबसे ज्यादा अगर लोग बच्चों ने प्रेफर किया है तो बीएमएस को किया है। और नो डाउट अब बीएमएस एमबीबीएस के बाद में प्रेफर किया जाने वाला सबसे ज्यादा डिमांडेड कोर्स है, और उसके बाद में फिर लोग बीडीएस को प्रेफर कर रहे हैं। तो बीएमएस का गवर्नमेंट कॉलेज का जो कट ऑफ होगा
हमेशा ध्यान में रखें कि ओपन कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के इनका जो कट ऑफ है लगभग 1-2 मार्क्स आगे पीछे होता है, सेम ही होता है 445। प्राइवेट में 340 के आसपास होगा। अच्छा, डीम्ड यूनिवर्सिटी में देखिए बीएमएस के लिए 300 का है, उससे भी नीचे भी हो सकता है क्योंकि वहां पर पेमेंट मैटर करेगा। बीडीएस में गवर्नमेंट कॉलेज जो है 470 का कट ऑफ रहेगा, लेकिन प्राइवेट में आप 250 में भी ले सकते हैं। बीएचएमएस को 200, फिजियो का गवर्नमेंट का 300 है, लेकिन फिजियो के प्राइवेट में आप 150, 200 में भी इसको एडमिशन मिल जाएगा। अब मॉपअप राउंड की जो एलिजिबिलिटी होती है वो एक ही है कि फ्रेशली रजिस्टर्ड होना चाहिए। मतलब आप जब रजिस्ट्रेशन खुद को करते हैं तो आप राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 से लेके सभी तरफ आप एलिजिबल हैं। लेकिन एक बार सपोज आपने सीट ले ली, आपको सीट मिली तो आपने सेटिस्फाइड हो गए तो आपका ठीक है, कंफर्म हो गया। लेकिन आपको वो कॉलेज नहीं चाहिए तो आपने सीट छोड़ दी। लेकिन राउंड 1 और राउंड 2, जैसे मैंने पहले ही कहा कि राउंड 2 में आपको एग्जिट का ऑप्शन मतलब सीधा सीधा एग्जिट का जो पहले जो बेटरमेंट का ऑप्शन था वो अब नहीं रहा। राउंड 2 में या तो आप सीट लेंगे या फिर राउंड से एग्जिट हो जाएंगे और उसके बाद में मॉपअप राउंड होता है। तो मॉपअप राउंड जो रहेगा तो उसमें फ्रेशली रजिस्टर्ड जो रहेंगे उन्हीं को वही एलिजिबल होंगे, और जिनको राउंड 1 और राउंड 2 में सीट अलॉट नहीं हुई वो एलिजिबल होंगे। राउंड 1 में जिन्होंने फ्री एग्जिट किया है वो एलिजिबल होंगे, और राउंड 2 के नॉन रिपोर्टेड, मतलब राउंड 2 में आपने अगर सीट आपको मिली है और आपको नहीं चाहिए, आपने नॉन रिपोर्टेड किया, लेकिन आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट लॉस हो जाएगा। और वही बात मैं फिर से दोहराना कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज का स्ट्रे मॉपअप राउंड एमसीसी द्वारा नहीं होगा, वो वहां के जो इंस्टीट्यूट लेवल पर होगा, यहाँ पर एमसीसी द्वारा नहीं होगा। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9850757898। आप इस नंबर को अपने व्हाट्सएप पर सेव कीजिए, और आप जब भी चॉइस फिलिंग हो या फिर गवर्नमेंट कॉलेज का जो भी आपके क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, आप इस पर लिख सकते हैं। उसी तरह ये मालूमात सेंटर बाय एमएमएनएफ का ये चैनल है यूट्यूब पर, आप कभी भी सर्च कीजिए तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड ईडब्ल्यूएस आपके डॉक्यूमेंट कौन से जरूरी है, जैसे नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट है, कास्ट वैलिडिटी है, माइनॉरिटी डिक्लेरेशन होता है, ये सब चीजों की जानकारी आपको मिलेगी। और बहुत सारे सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स जो वो टॉपिक आज का हमारा नहीं है कि एजुकेशन लोन और स्कॉलरशिप, उसके भी सारे वीडियोस आप यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। क्योंकि देखिए मैं आपको इतना ही कहूंगा कि एजुकेशन लोन ये बहुत आज इम्पोर्टेंट हुआ है, क्योंकि फीस बहुत ज्यादा होती है। तो एजुकेशन लोन के लिए जितने भी कॉर्पोरेशंस होते हैं गवर्नमेंट के, वहां से भी मिलता है, माइनॉरिटी का हो या फिर दूसरे मराठा का हो, अलग अलग कॉर्पोरेशन होते हैं, महामंडल जिसे कहते हैं। और उसी के साथ में विद्या लक्ष्मी पोर्टल जो होता है, इस विद्या लक्ष्मी पोर्टल के थ्रू भी आप एजुकेशन लोन ले सकते हैं। तो 7.5 लाख तक का एजुकेशन लोन आपको विदाउट कोलैटरल, विदाउट गारंटी आपको मिलता है। तो मैं यहाँ पर अपना जो शेयरिंग है जो उसको मैं रोकता हूं, और मैं आपको इतना ही कहूंगा कि ये चीजें राउंड की हो गई। तो मॉपअप ये जो काउंसलिंग जो है, काउंसलिंग जस्ट 10 to 15 डेज में स्टार्ट हो जाएगी। काउंसलिंग जैसे स्टार्ट होगी आपको जितने भी आपको अपडेट्स आते रहेंगे कि काउंसलिंग के रूल्स क्या है। आपने ये देखना है कि काउंसलिंग के रूल आपने समझने हैं। आपको किसी भी काउंसलर की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप वेबसाइट पर जाकर, पोर्टल पर जाके उनके जितने भी डिक्लेयर नोटिफिकेशन होते हैं रोज के रोज अगर आप ठीक से जानेंगे तो आपको किसी भी काउंसलर की जरूरत नहीं होगी। लेकिन एक चीज ये भी कहूंगा कि काउंसलर की जरूरत आपको कहाँ होती है कि जैसे आपका स्कोर कम है तो आपको करना तो एमबीबीएस है। देखिए, तो एमबीबीएस करना है और लेकिन स्कोर कम है, पेमेंट का भी प्रॉब्लम है, तो फिर कौन से ऐसे कॉलेजेस है ऑल ओवर इंडिया में जहां पर आपको कम फीस में कम स्कोर पर एमबीबीएस कर सकते हैं। और उसी तरह क्या होता है अब्रॉड में एमबीबीएस करना, इसके बारे में लोगों के बहुत सारे रूमर्स है कि नहीं अच्छा या सेफ नहीं होता। लेकिन आपको बता दूं कि हमारे साथ जो इरफान जमादार सर हैं, एक मेडिकल एजुकेशन के काउंसलर हैं, और ये ऑल ओवर महाराष्ट्र भी घूमते हैं, इंडिया में भी इनका घूमना शुरू है, और ये आपको पूरी तरह से गाइड करेंगे कि क्या होता है कम स्कोर पर आपको किस तरह एमबीबीएस आप कर सकते हैं। इस तरह से मैंने आपको बताया था कि मैं पुणे सिटी से हूँ और एजुकेशन इंडस्ट्री में हूँ। पिछले काफी टाइम से मैं स्टूडेंट्स को
गाइड करता हूँ और एक मेंटरशिप करता हूँ रिगार्डिंग फॉर द मेडिकल एजुकेशन सिस्टम। आज अपने साथ में एक मिस्टर शैलेंद्र प्रोफेसर जुड़े हुए हैं। सो उनका काफी लिमिटेड टाइम हम लोगों को मिला हुआ है, हार्डली 15 to 20 मिनट्स। सो बेसिकली सारी जो डिटेल्स रहेगी रिगार्डिंग फॉर द अब्रॉड एजुकेशन सिस्टम वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। जस्ट मैं उनको हैंड ओवर करता हूँ, जस्ट 1 मिनट। जी सर, वेलकम Sir, सर। yeah, hi. जी Thank you. Thank you. Hi, myself, Professor Shailendra Ganeshi. I am from Pune. लास्ट मोमेंट मुझे मालूम चला कि एक मीटिंग है और हम लोग एक्चुअली ट्रैवलिंग कर रहे हैं, इसलिए ये टेक्निकल इश्यूज आ रहा है, तो सॉरी फॉर दैट। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन सारे स्टूडेंट को जो नीट क्वालिफाइड हुए हैं। बट एक जो मिथ है आप लोग के माइंड में, उसको मैं क्लियर करना चाहूंगा कि नीट क्वालिफाइड बच्चा ही मेडिकल प्रोग्राम पढ़ सकता है, ऐसा नहीं है। जिस बच्चे ने नीट का एग्जाम दिया है वो सभी एलिजिबल है। आपको ये कुछ सरप्राइज वर्ड लगेगा। देखिए मेडिकल में बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं, एमबीबीएस है, बीडीएस है, बीएमएस है, बीएचएमएस है, बीओएमएस है। इसके अलावा और भी कोर्सेज है, जस्ट लाइक अपना बीपीटी है, नर्सिंग है, फिजियोथेरेपी है, और भी कई सारे कोर्सेज है जहां पर केवल आपने नीट एग्जाम अपियर किया है मींस यू आर एलिजिबल फॉर द एडमिशन। कोई कोर्स बुरा नहीं होता है कि एमबीबीएस इज गुड, बीडीएस इज नॉट गुड, बीएमएस ऐसा है, बीपीटी वैसा है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग एग्जाम्पल देता हूं, आज एक नॉर्मल डॉक्टर के पास आप जाइए तो वो 500 to 1000 रुपीज देता है फर्स्ट कंसल्टेशन का। सेकंड कंसल्टेशन का भी ऑलमोस्ट 500 रुपीज देता है। थर्ड का मतलब एक बार यदि आप डॉक्टर के पास गए हैं तो वो रिपीट आपके पास 3-4 बार जाना पड़ता है। द सेम लाइक इन फिजियोथेरेपी, द सेम टाइप लाइक इन आयुर्वेदिक। तो प्रैक्टिस ऑलमोस्ट सबकी सेम है। हाँ ये है कि रिक्वायरमेंट आज एक एमबीबीएस डॉक्टर की ज्यादा है, बाकी लोग की कम है। बट जिस तरीके से आजकल लोगों को मोच आ रही है, आईटी कंपनी करने वालों को कोई इंजरीज हो रही है, तो उसमें बीपीटी की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है। बीडीएस बीडीएस कोर्स की वैल्यू तभी है जब आप बीडीएस कोर्स करके एक मास्टर प्रोग्राम करते हैं। जैसे एमबीबीएस प्रोग्राम यदि आपने किया है तो आप सेटल हो सकते हैं अपनी लाइफ में। बट बीडीएस का रेपुटेशन कब अच्छा बनेगा, जब आप एक बीडीएस कोर्स करके किसी भी फील्ड में आप मास्टर प्रोग्राम करते हैं तो उसका कोर्स का वैल्यूएशन बढ़ेगा। अगेन आई रिपीट, कोई भी कोर्स बुरा नहीं होता है, सारे कोर्स अच्छे हैं। बट ये आपको तय करना है कि किस कोर्स की वैल्यू कितनी है। आप सब ऑलमोस्ट महाराष्ट्र के हैं और मैं सरप्राइज हूँ, 3-4 साल से मैं देख रहा हूँ कि हर साल 15-20-25 कॉलेज आयुर्वेदिक के ऐड होते जा रहे हैं। वो क्यों ऐड होते जा रहे हैं? ये बच्चों ने, पेरेंट्स ने उसको हाइप कर दिया है। मैं आयुर्वेदिक कोर्स अगेन कर रहा हूँ, इज वेरी गुड, बट उसके लिए 20-20 लाख रुपए डोनेशन देना, 15 लाख रुपए डोनेशन देना इज नॉट वर्थ। क्योंकि उस कोर्स का, ठीक है मैं मानता हूं अच्छा कोर्स है, लेकिन उसको इतना भी आप उतना हाइप मत करिए। हाँ लास्ट ईयर टू लास्ट ईयर हम 2-3 साल से हम बच्चों को गाइड कर रहे हैं एंड मॉप अप राउंड तक कि बेटा एमपी चले जाओ, बैंगलोर चले जाओ, मैंगलोर चले जाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट में सीट अवेलेबल है, इस रेट पे अवेलेबल है, 9 to 10 लाख मिनिमम पैकेज में सीट अवेलेबल है। बट बच्चों की ये जिद होती है कि हमें महाराष्ट्र में ही पढ़ना है, हमें पूरे बॉम्बे में पढ़ना है। ये जिद निकाल दीजिए। आपको मैं क्यों कह रहा हूं, ये एक्सप्लेन करता हूं। एक अच्छा मेडिकल डॉक्टर बनना जरूरी है, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ना जरूरी है। पूना से ही पढ़ना है, बॉम्बे से ही पढ़ना है, महाराष्ट्र से पढ़ना है, ये रॉन्ग है। ओके अब एक अच्छा डॉक्टर बुरा डॉक्टर होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल यदि जब कभी भी आपके घर पे कोई बीमार पड़ता है, आप डॉक्टर के पास जाते हो तो पर्टिकुलर डॉक्टर होता है या 2 डॉक्टर के आप जाते हो, बाकी डॉक्टर के पास नहीं जाते हो। क्यों? बिकॉज वो अच्छा डॉक्टर है, बाकी डॉक्टर बुरे हैं। अब किसी डॉक्टर के बोर्ड के नीचे कभी लिखा हुआ देखा है अच्छा डॉक्टर बुरा डॉक्टर? ये अच्छा डॉक्टर कौन होता है? ये हम बनाते हैं, हम, हमारी फैमिली, हमारी सोसाइटी उसको अच्छा बुरा बनाते हैं। मतलब जिसके ट्रीटमेंट से हम अच्छे हो जाते हैं हम उसको अच्छा बोलते हैं और वो सर्कुलेट हो जाता है मार्केट में। तो आपको अच्छा एजुकेशन लेना जरूरी है, चाहे वो किसी भी स्टेट में मिले, किसी कॉलेज में मिले, या किसी इंडिया के बाहर किसी कंट्री में मिले। आपको कॉलेज अच्छा चूज करना है। अब कॉलेज चूज करते समय हम क्या कर सकते हैं कि हम क्या करते हैं, बड़े पॉलिटिशियन का नाम का कॉलेज देख लेते हैं, वहां पर एडमिशन लेते हैं। ये ओपन प्लेटफॉर्म है, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन रत्नागिरी में लास्ट ईयर एक कॉलेज आया था। उस कॉलेज के, आपको एग्जांपल बताऊं मैं, 3 साल हो गए उस कॉलेज को आके, उस कॉलेज की 50 to 60% सीटें खाली है। बच्चों को मेरिट में सीटें मिल गई बट बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया। क्यों? क्योंकि वो कॉलेज जिस बच्चों ने देखा पढ़ने के लायक ही नहीं है। अच्छा ऐसा नहीं कि रूरल में है, इसीलिए आपके बॉम्बे के पास में पालघर में कॉलेज है वेदांता मेडिकल कॉलेज, वहां की सीटें ऑलमोस्ट खाली रहती है। क्यों खाली रहती है? अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, फैकल्टीज की कमी, है ना। ये सब चीजें यदि आप वहां पर रहेगी तो प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। आपको कॉलेज अच्छा चूज करना है। इफ यदि आपने कॉलेज अच्छा चूज कर लिया, एवरीथिंग इज ओके, क्योंकि आपको अच्छा डॉक्टर बनना है। और वो अच्छा डॉक्टर आप किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ेंगे तो आपको अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, अच्छी फैकल्टीज मिलेगी, तब वो पाएगा।
कॉलेज चूज करना कैसे है। अब कॉलेज चूज करने के लिए आप क्या करते हैं कि इस वेबसाइट पे या किसी न किसी से पूछते हैं। आप डायरेक्टली कॉलेज की वेबसाइट पे जाइए, कौन कौन से प्रोफेसर वहां पढ़ा रहे हैं, उन्होंने क्या क्या रखा है, उन्होंने वो बैकग्राउंड चेक करिए, कितने बेड का हॉस्पिटल है, इरफान सर ने बताया आपको, वो चेक करिए, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिकल की पढ़ाई थ्योरेटिकल नहीं है, प्रैक्टिकल है। फॉर एग्जाम्पल आपको देता हूं मैं कि फर्स्ट ईयर में आपको केवल थ्योरेटिकल पढ़ाया जाता है, लेकिन सेकेंड ईयर से आपको रोज 3 से 4 घंटे आपको हॉस्पिटल में जाना है क्लिनिकल रोटेटरशिप के लिए। इफ हॉस्पिटल इज नॉट गुड, उस हॉस्पिटल में ओपीडी अच्छी नहीं है, ओपीडी मतलब होता है डेली पेशेंट फ्लो, मतलब सर्दी खांसी बुखार या एक्सीडेंटल वाले जो केस आते हैं वो नहीं है, तो कोई मतलब नहीं करके। अब आप लोग समझते हैं पूना बॉम्बे दिल्ली के कॉलेज अच्छे होते हैं, नहीं। अपने महाराष्ट्र में यदि आप देखिए परवरा मेडिकल कॉलेज है शिरडी के पास में, अश्विनी मेडिकल कॉलेज है सोलापुर में, दिस आर द बेस्ट कॉलेजेस मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आपको किसी को थोपूंगा नहीं चीजें, बिकॉज पेशेंट फ्लो आर वेरी हैवी। पर आपको सीखना क्या है, जब आप पेशेंट अटेंड करोगे तभी आप सीखोगे, और जितने पेशेंट अटेंड करोगे उतने अच्छा डॉक्टर बनेंगे। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट रखना बहुत जरूरी है। ऑलमोस्ट इरफान सर ने आपको सारी इंफॉर्मेशन दी, कितनी सीटें हैं। एक गुड न्यूज आप लोग के लिए ये है कि जो अभी गवर्नमेंट नया रूल लेके आ रही है, जैसे 92,000 94,000 में से लगभग 50,000 सीटें गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट की सीटें हैं मतलब आपको लो फीस स्ट्रक्चर पे आपको सीट मिलने के चांसेस है। रिमेनिंग जो प्राइवेट और डीम्ड कॉलेज की जो सीट्स है उन पे एक रूल आने वाला है कि उनकी 50% सीट आपको गवर्नमेंट रेट पे मिलेगी, मतलब गवर्नमेंट फीस में मिलेगी। ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है, बट मे बी इन फ्यूचर यदि आता है तो आपको और एक गुड न्यूज मिलेगी। सेकेंड नंबर पॉइंट, आज ही कर्नाटका का एक आर्टिकल आया है सुप्रीम कोर्ट का, वहां पर लगभग लगभग 850 सीटें इंक्रीज हुई है। ऐसे इंडिया में अलग अलग स्टेट में अलग अलग कई सारे कॉलेजेस को परमिशन मिलने वाली है, तो ये सीटें लगभग लगभग 98,000 99,000 होने की चांसेस है। इट्स मींस आपको इंडिया में एडमिशन मिल सकता है, एमबीबीएस जैसे अच्छे प्रोग्राम में एडमिशन मिल सकता है। आपको करना क्या होगा, आपका अच्छा स्कोर हो या कैसा भी लो स्कोर हो, कॉलेज घर पे आके आपको नहीं बोलेगा बॉस आजा तेरे को सीट मिल गई है करके, आपको प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगी। इफ यू आर नॉट फॉलोइंग द प्रोसीजर, उस प्रोसेस के जो स्टेप्स है वो फॉलो नहीं करेंगे, सीट नहीं मिलेगी। वो आपको समझना बहुत जरूरी है। आज मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, कुछ चीजें बताऊंगा, यदि आपने वो फॉलो कर ली तो मैं यहाँ जितने बच्चे, मैं उनको गारंटेड दे रहा हूँ कि आपको एमबीबीएस या बीएमएस या बीडीएस किसी अच्छे कॉलेज से विदाउट डोनेशन मिल सकता है। रूल नंबर 1, आपको सबसे पहले आपको इनरोल करना है। अब इंडिया में काउंसलिंग होती कैसे है, एक होता है ऑल इंडिया कैटेगरी, जिसको सर ने बताया mcg.org। इस ऑल इंडिया कैटेगरी के अंदर कौन कौन से कॉलेज आते हैं, इस ऑल इंडिया कैटेगरी के अंदर आते हैं सारे एम्स कॉलेज, यस, वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज एम्स इसके अंदर आते हैं। कितने एम्स कॉलेजेस है, 22 मेडिकल कॉलेजेस है। जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उनको भी इसलिए क्लाइमेट गवर्नमेंट टाइप के होते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती है वो भी इस काउंसलिंग के अंतर्गत आती है। पॉइंट नंबर 3, जितने भी डीम्ड कॉलेजेस आते हैं सब इसके अंदर आते हैं, मतलब जितने जिपमार कॉलेजेस है सब इसके अंदर आते हैं। मतलब एक जगह रजिस्टर्ड करके आप इन सभी कॉलेजेस में सिंगल विंडो से पार्टिसिपेशन कर सकते हैं अपना। तो ये आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद सेकंड स्टेप क्या है, आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, लास्ट मोमेंट पे मोबाइल से फोटो खींच के डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, ऐसा मत करिए। प्रॉपर अपने डॉक्यूमेंट अभी से स्कैन करके अपने लैपटॉप पे रखिए, या तो जेपीजी फॉर्मेट में, या तो से अपना पीडीएफ फाइल में, या सीआरएम फाइल में, तीनों फॉर्मेट में रखिए। कब क्या रिक्वायरमेंट लगे वो रेडी कर लीजिए। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट की लिस्ट इरफान सर के पास में, मेरे पास में, आप बिल्कुल मैसेज करिएगा अभी से। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट काउंसलिंग में क्या क्या लगने वाले वो रेडी करके रखिए। इफ यदि आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे गैप सर्टिफिकेट है, बहुत सारे बच्चे नीट रिपीटर होते हैं, गैप सर्टिफिकेट नहीं बनाते और लास्ट में भागते हैं। उस गैप सर्टिफिकेट का फॉर्मेट कैसा होता है वही बनाना है आपको, उसका भी हमारे पास पीडीएफ फाइल है, वो आपको मैसेज कर देंगे, व्हाट्सएप भेज देंगे। आपको करना क्या है, बस एक 100 रुपीज के स्टैम्प पेपर उसका प्रिंट निकालना है, आपका नाम, रोल नंबर, रैंक, एड्रेस बनना है, वो रेडी हो गया, और उसको भी स्कैन करके अपने पास अपलोड करना है। सेम लाइक दैट ऐसा होता है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है, और ऐसे कई सारे सर्टिफिकेट होते हैं जो काउंसलिंग के टाइम लगते हैं। ये सभी हमारे पास बने रखे हैं फॉर द स्टूडेंट के लिए, ये आपको हम टाइम टू टाइम आपको देते जाएंगे। ओके, ये हो गया हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद एक मेरिट लिस्ट आती है। दिस इज नॉट मेरिट लिस्ट, डोंट बी हैप्पी कि आपको कॉलेज मिल गया है। ये मेरिट लिस्ट का मतलब है कि ये बच्चे अब चॉइस फिलिंग के लिए आगे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब चॉइस फिलिंग, दिस इज अ मेन रोल। अब चॉइस फिलिंग के टाइम पे आपको बिल्कुल समझदारी रखनी है। सबसे पहले मैं एक बच्चों का डाउट क्लियर कर दूं, आप अभी से डिसाइड कर लीजिए कि आपको एमबीबीएस करना है, बीडीएस करना है कि बीएमएस करना है। क्यों?
बिकॉज आप सिंगल विंडो से पार्टिसिपेट कर रहे हो तो क्या सोचते हो, चलो एमबीबीएस वाला कॉलेज भर देता हूँ, बीडीएस वाला भर देता हूँ, बीएमएस वाला भरता हूँ। इफ इन केस आपको एमबीबीएस मिल सकता था लेकिन आपने बीडीएस बीएमएस वाले कॉलेज को ऊपर भर दिए, आपको वहां से कॉल आ जाएगा। और एक बार कॉल आ गया और आपने उस कॉलेज में जाके रिटेंशन फॉर्म नहीं लिया तो वो कॉलेज आपकी सीट ब्लॉक कर देगा, और एक बार कॉलेज ने आपकी सीट ब्लॉक कर दी, आप राउंड से बाहर हो गए, देन उसके बाद आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो क्यों वेट करने का है, यू डिसाइड टुडे इटसेल्फ कि यार मुझे आयुर्वेदिक में जाना है नहीं जाना है, मुझे बीडीएस करना है नहीं करना है, मुझे एमबीबीएस करना है कि नहीं करना है। एक ही माइंडसेट लेके चलिए, उससे क्या होगा, आपका कंफ्यूजन, कैलकुलेशन, मैनिपुलेशन कम हो जाएगा आपका। ओके, अब एमबीबीएस कॉलेज चूज कैसे करना है, चॉइस फिलिंग के टाइम पे कॉलेज का नाम मेंशन नहीं करते, कॉलेज का कोड मेंशन करना पड़ता है। यस, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने कॉलेजेस है, हर कॉलेज को पर्टिकुलर कोड दिया गया, आपको कोड फिल करना है। आपको वो कोड कहां मिलेगा, आपको वो कोड भी आपको हमारे काउंसलर इरफान सर है उनके पास मिल जाएगा, कि आपको जिस स्टेट का, जिस कॉलेजेस का, डीम्ड का, प्राइवेट का, जिसका भी कोड आपको लेने का है, वो कोड लिस्ट आपको भेज देंगे, वो आप चेक कर सकते हैं। कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर, अगेन आई रिपीट, कॉलेज की वेबसाइट पे मत चेक करिए, एनएमसी के साइट पे जाके कॉलेज चेक करिए, फीस चेक करिए। बिकॉज क्या होता है, आप कैसे कॉलेज चूज करते हो, फीस देख के। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि फीस देख के चूज करते हैं, और फीस कॉलेज की वेबसाइट पे अलग होती है और एनएमसी साइट पे अलग होती है। इफ यू वांट टू नो एक्चुअल फीस स्ट्रक्चर तो उसका फॉर्मेट हमारे पास बना है, हम आपको भेज देंगे। अदरवाइज आप एनएमसी की साइट पे जाके हर कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर चेक कर सकते हैं, जो कि एक्चुअल होगी। कॉलेजेस वाले कम फीस स्ट्रक्चर देते हैं, दिखाते हैं, बाद में आपको ये चार्जेस वो चार्जेस करके आपका पैकेज हाई हो जाता है, और बाद में आपको कॉलेज मिल भी जाता है। और मैंने ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स देखे हैं कि उन्होंने कैसे भी करके फर्स्ट ईयर की फीस पे कर दी, सेकंड ईयर से नहीं हो पा रहा है। तो आपका पैसा, आपके पेरेंट्स का पैसा, बहुत हार्डवर्क का पैसा वो वेस्ट हो जाता है वो। तो चॉइस फिलिंग के समय आपको ये सब चीजों का ध्यान रखना है। ये हो गया ऑल इंडिया का, मैंने बताया जो mcc.org पे आपको एनरोल करना है। पॉइंट नंबर 2, जो बच्चे महाराष्ट्र स्टेट के हैं उनको महाCET.org पे रजिस्टर करना ही करना है अपने आप को, क्योंकि यहां पर आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, बिकॉज यू ऑल हैव अ डोमिसाइल, आपके पास डोमिसाइल है तो उसका बेनिफिट लीजिए। और महाराष्ट्र सबसे नंबर 1 पे आता है जिसमें सबसे ज्यादा प्राइवेट कॉलेज महाराष्ट्र में है, तो उसका बेनिफिट लीजिए। क्योंकि यदि आप कैटेगरी में आते हैं, ST SC OBC NT किसी भी कैटेगरी में आते हैं, EWC, तो कैटेगरी बेनिफिट प्राइवेट कॉलेज में मिलता है, डीम्ड में नहीं मिलता है। तो प्राइवेट कॉलेजेस में यदि आपको पार्टिसिपेट, हाँ प्राइवेट कॉलेज में एक कॉलेज है वेदांता मेडिकल कॉलेज, जहां कास्ट बेनिफिट नहीं मिलता है, उसको भरने के पहले आप उसका फीस स्ट्रक्चर चेक कर लीजिएगा। तो प्राइवेट कॉलेजेस का आपको अलग से फॉर्म फिलअप करना है। इस बार काउंसलिंग 2 राउंड में होगी, ग्रुप ए, ग्रुप बी। ग्रुप ए में आता है एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस। ग्रुप बी में आएगा बीपीटी, नर्सिंग, बीपीएलटी, जो बाकी पास कोर्सेज है, पैरामेडिकल कोर्सेज है, उसमें आएगा अपना। ओके, तो ये आप लोग को ध्यान रखना है आप लोग को। तो इस तरीके से काउंसलिंग राउंड में पार्टिसिपेट करना है। कॉलेज मिला है तो रिटेंशन फॉर्म लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेंगे तो कॉलेज वाला भर के खत्म कर देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी सीट ब्लॉक हो गई करके वहां पे। तो इन चीजों का, बिकॉज उसमें सिक्योरिटी मनी यदि आपने 2 लाख दिया है तो 2 लाख रुपए गया है फिर आपका वो। तो उस तरीके से इंफॉर्मेशन आप इरफान सर से लेते रहिए टाइम टू टाइम की। स्टेप नंबर 1 क्या लेना है, काउंसलिंग। देखो, अच्छे काउंसलर की हेल्प से ही आपको सीट मिलेगी। ये मैनिपुलेशन कैलकुलेशन गेम है। लास्ट ईयर किस कॉलेज का, किस कैटेगरी पे क्या कट ऑफ गया था, किस राउंड में क्या कट ऑफ गया था, ये इंफॉर्मेशन आपको हेल्प करेगी। हर जगह पैसा ही वैल्यूएबल नहीं होता है, इंफॉर्मेशन इज वैल्यूएबल। तो ये आप लोग को फोकस रखना है बिल्कुल आप लोग को, तभी आपको इंडिया में सीट मिल पाएगी। एंड रियली जो ये स्टेप फॉलो करेगा, प्रॉपरली अपने कॉलेजेस फिल करेगा, सीट सबको मिलनी है, सीट सबको मिलनी है। एंड सेकंड सबसे बड़ा मिथ आप लोगों का क्या है कि आप लोग सोचते हैं कि आपको नीट के स्कोर पे सीट मिलेगी। नीट के स्कोर पे सीट कभी नहीं मिलती है, क्योंकि 150 मार्क्स आपकी भी है, 150 मार्क्स और 200 बच्चों के होंगे। नीट में सीट जब मिलती है तो एसएमएल रैंक होती है, उस रैंक के बिहाफ पे आपको सीट मिलती है। सो ध्यान रखिए, नीट का स्कोर जो आया है, अब आया है, उसको भूल जाओ, आप रैंक ध्यान रखिए। आपकी रैंक क्या है, स्टेट वाइज रैंक क्या है, कैटेगराइज वाइज रैंक क्या है, उसको ध्यान में रख के अपने आपका अपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए। वो ध्यान नहीं देंगे, स्कोर को देखे खेलते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे बच्चे यहाँ पे हमारे हैं, जो बता दूं मैं कि हमारे हिंदुस्तान में 612 लगभग कॉलेजेस है, जो इरफान सर ने बताया मेडिकल की। इसमें से 26 कॉलेजेस है जो मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेजेस है, उसको तो पहला चॉइस दीजिए आप। इन 26 कॉलेजेस में कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं, 21 कॉलेजेस जिसमें 100% मुस्लिम रिजर्वेशन है, कुछ 8-10 कॉलेजेस ऐसे हैं जिसमें 50% रिजर्वेशन है। इस रिजर्वेशन का फायदा लीजिए। चॉइस फिलिंग के समय उनको अपग्रेड मोड पे रखिए, अप मोड पे रखिए, आपको चॉइस मिलेगी। आपने बड़े बड़े कॉलेज भर दिए ऊपर और नीचे रख दिए अपने कैटेगरी जहां पे आपका रिजर्वेशन था,
बात खत्म हो जाएगी, दूसरा कम स्कोर वाला बच्चा सीट लेके चला जाएगा। सो दिस इज अगेन आई रिपीट, दिस अ मैनिपुलेशन कैलकुलेशन गेम। तो ये चीजें आप लोग को ध्यान में रखनी है जब आप इंडिया की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं करके। ओके, आयुर्वेदिक के लिए मैंने बताया, डोंट फोकस ऑन कि महाराष्ट्र चाहिए, महाराष्ट्र चाहिए, महाराष्ट्र। देखो, आप जिद करेंगे, आप बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स आपके प्यार में भावुक है, वो आपका एडमिशन करवा देंगे कैसे भी डोनेशन देके। बट आयुर्वेदिक में बच्चे ऐसे ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। भंडारा में लास्ट ईयर एक कॉलेज आया था, रत्नागिरी के पास एक कॉलेज आया था, मैंने वो कॉलेज देखे, उन कॉलेज की बिल्डिंग भी पूरी नहीं बनी है, हॉस्पिटल तो है ही नहीं, मतलब मैं बात भी नहीं कर रहा हूँ वो चीज आपको। मैं ऐसे कॉलेज से मत पढ़िए जिनका हॉस्पिटल नहीं हो, चाहे वो डेंटल में पढ़िए चाहे आयुर्वेदिक में पढ़िए, हॉस्पिटल इज मस्ट। ये फोकस रखिए, ये पॉइंट सबसे ऊपर रखिए अपना ये। तो इन चीजों को जब आप ध्यान रखे करेंगे तो डेफिनेटली आपको सीट्स मिलेगी। इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट्स है जो हम आपको धीरे आगे करके बताएंगे। ओके, नाउ द सेकंड पोर्शन आता है अब्रॉड एमबीबीएस। अभी अब्रॉड एमबीबीएस की जहां पर हम बात करते हैं तो वहां पे बहुत सारे बच्चों को ये होता है कि यार अब्रॉड एमबीबीएस करने वो बच्चे जाते हैं जो फाइनेंशियली वीक होते हैं, जिनका स्कोर कम होता है, वही बच्चे आते हैं। नहीं, मैंने ऐसे ऐसे अपने करियर में बच्चे देखे हैं, 500 अबव स्कोर वाले बच्चे अब्रॉड जा रहे हैं, अच्छे अच्छे फाइनेंशियली बैकग्राउंड वाले बच्चे अब्रॉड जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? रीजन, वर्ल्ड में सबसे अच्छा एमबीबीएस कहां का है? आंसर इज वेरी क्लियर, यूएस। यूएस एमबीबीएस आज से नहीं माय डियर, बहुत पहले से बेस्ट है, दी बेस्ट है। आप टॉप 10 हॉस्पिटल देखिए यूएस में है, टॉप 10 मेडिकल कॉलेज देखिए अब्रॉड के या वर्ल्ड के, यूएस में है। बट एक ही प्रॉब्लम है यूएस जाने में कि यूएस की जो करेंसी है वो डॉलर, वो हमसे बहुत आगे है। तो जो हमको इंडिया में प्राइवेट कॉलेज में एमबीबीएस 90 लाख का मिल रहा है, वहां पे आपको 3 करोड़ रुपए का मिलेगा। द इशू वही सेम है कि बजट हैवी चला जा रहा है। ओके, बट यूएस के अलावा यूके है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, ये सारी कंट्री भी बेस्ट है एमबीबीएस के लिए। बजट देख के आप तय कर लीजिए। अगेन, इस बार एनएमसी नेशनल मेडिकल कमीशन ने पहली बार 18 नवंबर 2021 को एक गैजेट बनाया। जब मैं गैजेट बोल रहा हूं तो इसका मतलब है ये रूल पारित हो गया है। एक होता है जब एक इंफॉर्मेशन आती है, एक रूल आता है, एक नोटिफिकेशन आता है, वो नोटिफिकेशन है, बट किसी गैजेट के माध्यम से आ गया मतलब वो कंफर्म्ड हो गया बॉस। तो अब अब्रॉड जाने के लिए पहले कोई नियम नहीं था, कोई भी नियम नहीं था। कोई भी बच्चा कहीं भी पढ़ने जा रहा था और एजेंट कहीं भी उठा के आपको भेज रहा था, जाओ जाओ ये बहुत अच्छा कॉलेज है, देखो लैपटॉप बहुत अच्छा कॉलेज है। बट जब इंडियन गवर्नमेंट ने देखा कि हमारे इंडिया के बच्चे अब्रॉड जाके किसी भी कॉलेज में पढ़ के वापस इंडिया आ रहे हैं और यहाँ का एग्जाम पास ही भी हो पा रहे हैं, या उनको नॉलेज के नाम पे कुछ भी नहीं है, बट इंडिया की एक लिमिटेशन है कि वो अपने कॉलेजेस को, इंडिया के कॉलेजेस को बोल सकता है कि तुम कॉलेज बंद करो या अपग्रेड करो या चालू करो। बट अब्रॉड के कॉलेज को कैसा रूल करेगा वो? तो उसने एक बेसिक कुछ चीजें बनाई हैं जो कि मैं बोल रहा हूँ मतलब काबिले तारीफ है। बट आपको 90% एजेंट क्या बोलेंगे, यार ये गवर्नमेंट बहुत बेकार है, आपके अगेंस्ट में रूल बनाए हैं। नहीं, कभी भी कोई गवर्नमेंट यदि रूल बनाती है तो स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए रूल बनाती है। व्हाट इज द बेनिफिट? 5 मेजर रूल बनाए हैं उन्होंने, उस रूल को आप समझ लीजिए। ऐसी कंट्री में एमबीबीएस करने जाइए जहां पर आपको इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाया जाए। क्यों ये वहां बोला गया है? बिकॉज आपको 5 साल बाद आके इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज में एग्जाम देना है। बच्चे क्या कर रहे थे, रशिया, चाइना ऐसी कंट्रीज में जा रहे थे और वहां की लोकल लैंग्वेज में एमबीबीएस पढ़ रहे थे। क्यों पढ़ रहे थे लोकल लैंग्वेज में? बिकॉज उनको सेकेंड ईयर से पेशेंट अटेंड करना है, तो लोकल लैंग्वेज जाना जरूरी है। मुझे बताइए, वापस इंडिया आने के बाद में उस लैंग्वेज का क्या यूज है? और ये सो कॉल जो एजेंट कंसल्टेंट है, ये बहुत अच्छी बात क्यों बोलते हैं, सर आपके बच्चे को रशिया भेजो, चाइना भेजो, 4 महीने में वहां की लैंग्वेज बोलना सीख जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। लैंग्वेज सीखना एक टफ काम है। इसका एग्जांपल आपको देता हूं, कल सुबह उठ के किसी भी कोचिंग क्लास वाले को फोन करिए जो लैंग्वेज सिखाते हैं, वो बताएंगे कि एक लैंग्वेज सीखने के लिए मिनिमम 1.5 साल का कोर्स लगता है आपको। एग्जाम्पल, इन महाराष्ट्र आप विदर्भ में जाओ, मतलब नागपुर तरफ जाओ, अलग मराठी है, रत्नागिरी कोंकण तरफ अलग मराठी है, पुणे बॉम्बे अलग मराठी है, मतलब मराठी के भी इतने पैटर्न है। वैसे ही आप रशिया चाइना जाके एक बेसिक लैंग्वेज सीख लोगे, बट पेशेंट कहीं से भी आता है रेंडमली। तो ऐसी कंट्री चूज करिए जहां पर इंग्लिश लैंग्वेज का प्रभाव है ऐसी कंट्री, ऐसे कि नहीं है ऐसी कंट्री। सेकेंड पॉइंट उन्होंने क्या बनाया, आपका कोर्स आप एक ही कंट्री में करिए। क्या हो रहा था, अब गयाना, बहुत सारी अर्मेनिया, ऐसी बहुत सारे छोटे छोटे कंट्री है, छोटे छोटे आइलैंड थे, वो क्या कर रहे थे, आपको फर्स्ट ईयर अपने यहाँ पढ़ाते थे, सेकेंड ईयर के लिए आपको किसी दूसरी कंट्री में भेज देते, फिर थर्ड ईयर किसी और कंट्री में भेज देते। तो इससे प्रॉब्लम क्या हो रही थी मेडिकल के बच्चे को, वो किसी भी एक कंट्री की डिजीज मतलब बीमारियां स्टडी नहीं कर पा रहा है, उस पर आगे स्टडी नहीं कर पा रहा है। बट इस चीज को स्टॉप कैसे करें? तो गवर्नमेंट ने ये रूल बना दिया कि पूरा एमबीबीएस प्रोग्राम आपका एक ही कंट्री में होना चाहिए करके। दिस इज वेरी गुड रूल। ये रूल आने से लगभग 60% छोटे छोटे कॉलेजेस उड़ गए।
खराब हो गए, बर्बाद हो गए। अब वहां पे बच्चा ना ही जाए तो अच्छा है। थर्ड नियम रूल लेके निकाला उन्होंने कि आपका कोर्स मिनिमम 4.5 एंड अबव होना चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में मेडिकल कितने साल का है? 4.5 साल का। क्योंकि इस ह्यूमन बॉडी के बारे में आपको एमबीबीएस पढ़ना है, यही एमबीबीएस है, इससे बाहर एमबीबीएस है ही नहीं। तो 4.5-5 साल तो लगभग लगने ही चाहिए। कुछ कंट्री में 2 साल में 3 साल में डिग्री बांट रहे थे वो लोग, वो गलत था। तो उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या बनाया कि आपकी डिग्री लगभग 4.5 साल की होनी चाहिए, 1 साल का इंटर्नशिप होना चाहिए। रूल नंबर 4 इज इंटर्नशिप। गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया कि आप जिस कंट्री में पढ़ने जा रहे हैं उसी कंट्री से, उसी कॉलेज से आपको इंटर्नशिप कंप्लीट करके आनी है। अगेन कितना बड़ा अच्छा रूल बनाया आप लोग के लिए। बिकॉज अब्रॉड में क्या रूल है, जैसे अपने इंडिया में क्या रूल है, यदि मुझे मेडिकल कॉलेज चालू करना है तो मेरा खुद का हॉस्पिटल होना चाहिए, तभी मेडिकल कॉलेज चालू करने की परमिशन मिलेगी मुझे। बट अब्रॉड में ऐसा रूल नहीं है। अब्रॉड में ये रूल है कि मेरे पास यदि इंफ्रास्ट्रक्चर है तो मैं कॉलेज चालू कर सकता हूँ, हॉस्पिटल नहीं भी है तब भी चलेगा। तो लास्ट ईयर तक 2021 तक इनके पास हॉस्पिटल थे ही नहीं। बट सडनली आप देखिए कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। अभी 2022 में मैं नए नए ब्रोशर देख रहा हूं तो सडनली हर कॉलेज के पास हॉस्पिटल आ गया है। किसी के पास हॉस्पिटल नहीं है, बस वो इंडिया के नॉर्म्स को फॉलो करके दिखाने के लिए, बस दिखाने के लिए वो क्या किया है। फॉर एग्जाम्पल जॉर्जिया जैसे कॉलेज, जॉर्जिया एक छोटी कंट्री है, उस छोटी कंट्री में छोटे छोटे कॉलेजेस है, हॉस्पिटल 100-200 बेड के हॉस्पिटल है। 12-12 कॉलेजेस ने एक सिंगल हॉस्पिटल टाइप कर रखा है अपना, और वो दिखा रहे हैं आपको ब्रोशर में कि वी हैव अ हॉस्पिटल, वी हैव अ हॉस्पिटल। क्योंकि अब इंटर्नशिप आपको वहीं से करना है। अगेन वो हॉस्पिटल उनका नहीं है, टाइप किया हुआ है। आप यदि फॉर एग्जाम्पल यदि आप कोशिश करिए समझने की कैलकुलेशन को कि एक कॉलेज में 300 बच्चे भी पढ़ते हैं, 10 कॉलेज में 3000 बच्चे हैं, और वो 200 बेड का हॉस्पिटल है, कैसे क्लिनिकल इंटर्नशिप होगा, कैसे इंटर्नशिप होगा? और ऐसा एमबीबीएस ना ही करे तो अच्छा है आप लोग। ठीक है, मैं आपको किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन प्रैक्टिकल चीज को अपनाइए। बिकॉज आपको अगेन इंडिया आके एक अच्छा डॉक्टर बनना है। एक कागज की डिग्री लेना है तो आप कहीं भी जाइए, नथिंग माइंड, कोई दिक्कत नहीं इस चीज के लिए। तो ये कुछ नियम है जो आपको फॉलो करने हैं। ये आप अब्रॉड जाने के पहले देखिए कि ये 5 नियम जिस कॉलेज में, जिस कंट्री में फुलफिल हो रहे हैं, आप वो करिए। इसके अलावा मैंने अपने कुछ 20 पॉइंट्स बनाए हैं। इरफान सर यदि आप शेयर कर सकते हैं स्क्रीन तो वो 20 पॉइंट्स। सॉरी, 1-2 मिनट में शेयर करता हूँ, आप कंटिन्यू कीजिए, मैं शेयर करता हूँ। जी, ये 20 पॉइंट्स मैं रिपीट कर दूं कि ये 20 पॉइंट्स गवर्नमेंट के नहीं है। ये मैंने अपने 20-22 साल के करियर में, मुझे जो अब्रॉड में जिन कॉलेजेस की जो हालात लगी है, जो बच्चे जा रहे हैं, मैंने ऐसे 20 पॉइंट्स बनाए हैं। वो बहुत बेसिक है। बेसिक मतलब बोलूंगा तो आप शायद हंसोगे कि उस कॉलेज में प्रॉपर इंडियन फूड अच्छा मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि पेट नहीं भरा रहेगा तो बच्चा कुकिंग चालू कर देगा, और वो कुकिंग चालू कर देगा तो उसके घर में और 4 लोग आएंगे, भाई तू खाना बना, तो मैं भी आता हूँ खाना खाने के लिए। और जब कुकिंग स्टार्ट होती है तो ग्रुप में पार्टी चालू हो जाती है, धीरे धीरे बुक्स चली जाती है। मैं बच्चों को पूछता हूँ, रशिया चाइना वाले बच्चों को, बेटा क्या चल रहा है, क्या सीखा? सर आलू की सब्जी सीख गया, सर पराठे बनाना सीख गया। अरे आप पढ़ने गए थे, खाना बनाने नहीं गए थे आप। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स बनाए। जैसे किसी कंट्री में आप पढ़ने जा रहे हैं तो उस कंट्री की करेंसी देखिए जाने के पहले। अभी करेंसी का मैटर कहां से आता है? फॉर एग्जाम्पल आप 5 साल का कोर्स करने जा रहे हैं, 5 महीने का नहीं। तो बट ऑब्वियस आपके बर्थडे आएंगे, आप शॉपिंग करोगे, तो आपके पेरेंट्स आपको 10,000 रुपए भेज रहे हैं, लेकिन वहां से एटीएम से 200 रुपए निकला। आप वहां कोई मिस्टेक करोगे कि पापा $2,000 भेज दो, ये गलती हो गई करके, बट वो आपके पेरेंट्स के लिए 20,000 रुपए हैं। आप कैलकुलेट करो 2000 इंटू 80 कितना होता है? लगभग 1.5 लाख हो जाता है। तो वो चीजें आप लोग को देखनी है कि जिस कंट्री में आप पढ़ने जा रहे हो उसकी करेंसी लगभग इंडिया से मिलती जुलती हो, थोड़ा 19-20 का फर्क हो, ज्यादा डिफरेंस ना हो। लाइक ऐसी ऐसी कंट्रीज में बच्चे पढ़ने चले गए जहां पर करेंसी बहुत आगे है। थर्ड पॉइंट है वीजा। ऐसी कंट्री में पढ़ने जाइए जहां पर आपको इजिली वीजा मिल पाए। क्यों बोल रहा हूं ये पॉइंट? देखिए मैं दुआ करता हूं कि आप सब सही सलामत रहे, घर पे सब सही सलामत रहे। कभी इमरजेंसी आती है कि आपके पेरेंट्स को वहां पर आना है या आपको वापस आना है, तो प्रॉब्लम क्या होगी आपको फेस करनी पड़ेगी? वीजा ही नहीं मिल रहा है या वीजा में डिफिकल्टीज जा रही है। ये नहीं होना चाहिए। तो ये ऐसे छोटे छोटे मैंने पॉइंट्स बनाए हैं कि आपको ऐसी कंट्री चूज करिए जहां पर इंग्लिश लैंग्वेज चलती हो, नई लैंग्वेज सीखने का बर्डन ना हो। क्योंकि ऑलरेडी एमबीबीएस की पढ़ाई बहुत टफ है अपने आप में, उस पर एक और लोड देना कि आप वहां की लोकल लैंग्वेज भी सीखो, नॉट गुड। आप एमबीबीएस पढ़ने गए हो, लैंग्वेज सीखने नहीं गए हो आप बनाइए। तो ये ऐसे मैंने 20 पॉइंट्स बनाए हैं। सर स्लाइड नंबर 3 पे होगा मेरे ख्याल से। तो ये आपको देखना है। ये जो स्लाइड नंबर 1 है, ये मैंने एक चार्ट बनाया है जिसको आप देख लीजिएगा। इसमें क्या है, ग्रुप ए और ग्रुप बी की काउंसलिंग कैसी होगी इंडिया में, कब रिटेक्शन फॉर्म भरना है, कैसे सिलेक्शन होगा, क्या नहीं होगा, वो आप देख लीजिएगा, है ना। स्लाइड नंबर 3 में आपको दिखाई देंगे 20 पॉइंट्स। इस 20 पॉइंट्स का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, सेव कर लीजिए।
मुझसे इरफान सर से पूछने की भी जरूरत नहीं है, ये 20 पॉइंट्स आपको जिस अब्रॉड के कॉलेज में मिलता है, आग बंद करके एडमिशन लीजिए। दिस इज अ वेरी गुड कॉलेजेस। ओके, आपको मेरे हिसाब से यदि आप मुझे पूछेंगे कि कौन सी कंट्री बेस्ट है अब्रॉड के लिए, फिलीपींस इज अ वेरी गुड कंट्री फॉर द एमबीबीएस, मॉरिशस इज अ वेरी गुड कंट्री, बांग्लादेश इज वेरी वेरी गुड कंट्री, नेपाल इज अ वेरी गुड कंट्री। ये सारी कंट्री मेरे हिसाब से, मैं किसी को थोप नहीं रहा हूं, मेरे स्टडी के हिसाब से, बिकॉज यहाँ पे मौसम एक जैसा है इंडिया जैसा, और मौसम एक जैसा है मतलब बीमारियां भी इंडिया जैसी होगी, इलाज भी इंडिया जैसे होंगे, वहां की मेडिसिन इंडिया जैसी होगी, तो ये आपको बेनिफिट मिलेगा वापस आपको इंडिया आने के बाद में। जस्ट बेटा, तो ये मैंने 20 पॉइंट्स बेसिक तौर पे बनाए हैं जो एक बच्चे को देखना चाहिए वहां पर जाने के पहले। ये यदि आपको देखिए, अब्रॉड एमबीबीएस पहले भी अच्छा था, आज भी अच्छा है और आगे भी अच्छा रहेगा, बिकॉज वो टेक्नोलॉजी में, सिलेबस में, एकेडमिक में बहुत स्ट्रांग है वो लोग। बस एक अच्छा कॉलेज आप चूज करिए, अच्छी कंट्री चूज करिए, यू आर द बेस्ट डॉक्टर। और वो कैसे सिलेक्ट करना है वो इरफान सर के पास में है। कंट्रीज वाइज हर कंट्री में बहुत सारे कॉलेज होते हैं, जैसे अपने इंडिया में बहुत सारे कॉलेजेस है, बट हर कॉलेज पढ़ने लायक नहीं है। मैं तो अभी भी बिहार यूपी की बात भी नहीं कर रहा हूँ, कैसे कैसे कॉलेजेस है वहां पर। आपको एमबीबीएस मिल भी गया तो आप बोलोगे मेरे से पैसा लो लेकिन पढ़ने नहीं जाऊंगा करके। मैं सेम लाइक इन अब्रॉड, जैसे बांग्लादेश में 55 कॉलेजेस है, बट 21 कॉलेजेस मैंने शॉर्टलिस्ट किए, दे आर द बेस्ट कॉलेजेस। ठीक है, नेपाल में बहुत सारे कॉलेजेस है, हमने कुछ कॉलेज सिलेक्ट किए, दे आर द बेस्ट कॉलेजेस। फिलीपींस में बहुत सारे कॉलेज अच्छे हैं, लेकिन हमने फाइंड आउट किए 5 to 6 कॉलेज आर वेरी वेरी बेस्ट, जिनका एमसीआई पासिंग रेशियो 89-92% पासिंग रेशियो है। ऐसे कॉलेजेस की लिस्ट आपको चाहिए तो इरफान सर आपको शेयर कर देंगे आपको। ठीक है, किसी भी पेरेंट्स का कोई क्वेश्चन होगा तो इरफान सर है, मैं है, हम लोग ऑनलाइन, आप अपना क्वेश्चन आंसर राउंड आप कर सकते हैं अपना। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, गैप सर्टिफिकेट से रिलेटेड, वो तो देखिए, आपने अगर नीट रिपीट किया या फिर 1 साल का गैप है तो 100 रुपीज के स्टैम्प पर आपने गैप सर्टिफिकेट बनाना है। उसके लिए सिर्फ गैप सर्टिफिकेट ऐसा लिखकर व्हाट्सअप कीजिए, आपको उसका फॉर्मेट भेज देंगे। उसी के साथ में हिली एरिया के लिए पूछा गया, तो हिली एरिया के लिए भी रिजर्वेशन होता है, तो हिली एरिया का एक सर्टिफिकेट तहसीलदार ऑफिस से इश्यू होता है, उसके जो डॉक्यूमेंट्स है आप उसके साथ में कर सकते हैं। और व्हाट इज पीडब्ल्यूडी इन हिली एरिया, पीडब्ल्यूडी मीन्स ये जो हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स होते हैं 40% डिसएबिलिटी का अगर सर्टिफिकेट होगा तो ही आपको हैंडीकैप का रिजर्वेशन मिल सकता है। तो आप आपके डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट और या फिर जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट होते हैं आपके तालुके के सिविल हॉस्पिटल या कॉटेज हॉस्पिटल, वहां से आप ले सकते हैं। तो मुस्लिम माइनॉरिटी रिजर्वेशन के बारे में कहा, तो ये क्वेश्चन बार बार आता भी रहता है, तो थोड़ा सा उसके बारे में क्लियरिटी कर देंगे कि वहां पर 50% रिजर्वेशन होता है। और सेकंड क्वेश्चन है कि सिर्फ रिजर्व मुस्लिम माइनॉरिटी बेस्ड रिजर्वेशन होगा या फिर उसी वहां पर फीस में कुछ एमरेस ये मिले, डिस्काउंट मिलेगा। देखिए, एक कास्ट सर्टिफिकेट होता है और एक रिजर्वेशन सर्टिफिकेट होता है। यदि वो बना लेंगे, देखिए जब तक आपके पास वो फॉर्मेट नहीं रहेगा और आप फॉर्मेट अपलोड नहीं करेंगे तो हर रिजर्वेशन की एक लिस्ट लगती है कि ये रिजर्वेशन के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आपको रिजर्वेशन का नॉर्म्स पढ़ना है। आप सभी बच्चे तो अपने पहले लैपटॉप में, मोबाइल में जगह बनाइए, कुछ वीडियो डिलीट करिए और नीट का बुकलेट है वो डाउनलोड करिए, कुछ दिन के लिए उसको रहने दीजिए अपने फोन पे, उसको पढ़िए, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको। रिजर्वेशन सर्टिफिकेट क्या होता है, आपको ये बनाना पड़ता है। ये आप जब ये बनाते हैं तो उसमें कुछ क्रिमिनल नॉन क्रिमिनल भी होते हैं, अपना वो बनाना पड़ेगा आपको। मैंने जैसे बताया लगभग 26 कॉलेज है, मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेजेस है, जो सबसे ज्यादा तेलंगाना में है, आंध्रा में है, केरला में है। तो आपको पार्टिसिपेट करना है। अब पार्टिसिपेट करना कैसे है, एक दो तरीके होते हैं। महाराष्ट्र के बच्चे यदि बाहर जा रहा है तो एग्जाम्पल महाराष्ट्र से लेता हूं। एक होता है ओपन स्टेट, एक होता है क्लोज स्टेट। ओपन स्टेट मतलब आप उस स्टेट में जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्लोज स्टेट मतलब कैसा होता है, जैसे महाराष्ट्र एक क्लोज स्टेट है, गुजरात एक क्लोज स्टेट है, मतलब कि वहां के प्राइवेट कॉलेजेस के लिए किसी दूसरे स्टेट का बच्चा आके पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। बट आपके लिए बहुत सारे ऐसे स्टेट है जो कि ओपन स्टेट है, जहां पर आप मुस्लिम माइनॉरिटी कोटे के थ्रू वहां पे अपना सर्टिफिकेट बना के पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो वहां पे आपका 50% रहेगा, महाराष्ट्र में 100% रहेगा। तो ये सभी चीजें नीट की बुकलेट में दी है, या मेरे पास एक फॉर्मेट बना हुआ है, मैं आपको भेज दूंगा कॉलेज की लिस्ट वाइज, कहाँ कितना कोटा है, उसको आप स्टडी करके आप अपना काउंसिलिंग पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपना आप। जी सर, और उसी के साथ में मैं इतना बताना चाहूंगा कि जैसे कास्ट वैलिडिटी, कास्ट रिजर्वेशन, कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं, तो माइनॉरिटी के लिए ऐसा कोई स्पेशली सर्टिफिकेट नहीं होता, लेकिन माइनॉरिटी डिक्लेरेशन जो होता है वो आपको 100 रुपीज के स्टैम्प पर
आई बिलोंग टू मुस्लिम माइनॉरिटी, जैन माइनॉरिटी, जो 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी है, आप किससे बिलोंग करते हैं तो उसका एक एफिडेविट आपने 100 रुपीज के स्टैम्प पर बनवाना होता है, क्योंकि आपके लिविंग सर्टिफिकेट जो होता है उस पर आपका रिलीजियस लिखा होता है, तो वो प्रूफ काफी होता है। लेकिन ये डिक्लेरेशन आपको 100 रुपीज के स्टैम्प पर एफिडेविट जब करते हैं तो माइनॉरिटी के बेनिफिट आप ले सकते हैं, और इसी रिगार्डिंग वीडियो भी है कि व्हाट इज माइनॉरिटी डिक्लेरेशन और माइनॉरिटी सर्टिफिकेट। सर एडमिशन से रिलेटेड जो जानकारी है ना, इरफान जमादार सर है, दोनों इरफान है यहाँ से, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इरफान जमादार सर आपको एमबीबीएस काउंसलिंग से रिलेटेड हर चीज के लिए गाइड करेंगे। 9175079942 ये उनका नंबर है। और डॉक्यूमेंट और प्रोसेस से रिलेटेड जो जानकारी है वो इरफान सैयद मैं हूँ, उसके लिए 9850757898। तो जो आपका सवाल था एजुकेशन लोन से रिगार्डिंग, इनकम सर्टिफिकेट आप तहसीलदार ऑफिस से बनवाइए उस बच्ची का, और मौलाना आजाद एजुकेशन लोन भी 7.5 लाख तक उसको मिल सकता है। उसके साथ में विद्यालक्ष्मी एजुकेशन लोन में भी अगर उसको गवर्नमेंट सीट अगर मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर इन केस मार्क्स अच्छे हैं 532 जैसे आपने बताया 530, तो जैसे सर ने बताया तो आप मॉपअप राउंड, स्टे मॉपअप राउंड तक ट्राई कीजिए, और ऑल इंडिया कोटे के लिए भी ट्राई कीजिए, माइनॉरिटी की भी सीट मिल सकती है। और जितना भी आपका फीस स्ट्रक्चर होगा उस हिसाब से आपको लोन इश्यू हो जाएगा। कि लोन जो होता है वो आफ्टर एडमिशन मिलता है, स्कॉलरशिप भी आफ्टर एडमिशन मिलती है। स्टार्टिंग का जो आपको जो डीडी देना होता है वो आपको रिलेटिव्स फ्रेंड से कलेक्ट करके देना होगा, और बाद में आप उनको रिफंड कर सकते हैं लोन डिसबर्समेंट होने के बाद में। तो ये सारी जानकारी के लिए आप सिर्फ एजुकेशन लोन इतना लिखकर मेरे नंबर पे भेजिए, मैं आपको पूरा उसके डिटेल्स भेज देता। की बात बोलना चाहूंगा सभी स्टूडेंट पेरेंट्स को, बात बोलना नहीं है, मुझे एक्चुअली रिक्वेस्ट करनी है। बी अवेयर ऑफ फेक कंसल्टेंट एजेंट्स और उनके प्रोमिसेस से। हर साल हजारों बच्चों को समझाता हूँ, बट हर बार मुझे काफी हजारों बच्चे फंसे हुए मिलते हैं, क्योंकि वो एजेंट उनसे वो चमत्कारी और वो कुछ अनोखी बात ऐसे कर देते हैं कि वो नेता मेरे पहचान का है, वो कॉलेज वाला तो मेरे घर पे आता है, मेरे पास तो 2 सीट रिजर्व में पड़ी है, मैं दिला दूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अपना नीट का आईडी पासवर्ड किसी को शेयर ना करे। अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देने के पहले 4 बार सोचिए कंफर्म है कि नहीं है। फीस आपको पे करनी है, कॉलेज के अकाउंट में पे करिए। राह चलते गाँव को किसी को टोकन अमाउंट कुछ मत दीजिए, इससे तकलीफ आपको होगी, आपके पैसे से होगी। आपका करियर इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज अपने हाथ में कंट्रोल रखिए। इंफॉर्मेशन जहां भर से लीजिए आप, बट कभी भी किसी को अपना स्कोर बता रहे तो एक स्कोर ऊपर एक स्कोर नीचे बताइए। रोल नंबर आधा अधूरा या एक नंबर आगे पीछे बताइए, ताकि आपकी इंफॉर्मेशन सेफ सिक्योर रहे और आपको प्रॉपर्ली सीट मिल पाए। बिकॉज कई अच्छे स्कोर वाले बच्चों को क्या करते हैं लोग, सीट उठा लेते हैं, उनकी ब्लॉक रखते हैं, बाद में कैंसिलेशन करके मॉपअप में सेल आउट करते हैं उसको। ये सब चीजें होती है। आप लोग के लिए फर्स्ट टाइम है, एमबीबीएस में एडमिशन ले रहे हैं, लेकिन हम 18 साल से देख रहे हैं, तो प्लीज बी अवेयर ऑफ ऑल दिस फेक थिंग्स। ओके, थैंक यू वेरी मच। काउंसलिंग स्टार्ट होता है तो हम 1-2 सेशन और रखेंगे, और उस वक्त आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना होगा। आपने 10-20 मिनट्स कहकर पूरा 1 घंटा दिया, इसलिए मैं फिर से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन रहा आपका।